हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि पता ही है आपको कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी की क्लास नंबर 5, यानी कि टॉपिक नंबर आपका चल रहा है 4 चल रहा है। और ओवरऑल देखें तो क्लास आपकी इस तरह से हो जाती हैं। 4 और 3 7 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज 8वीं क्लास है, यानी टॉपिक नंबर आपका 4 है। 4 का पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं आज। तो कल हमने पढ़ा था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो उसका एक ही पार्ट हम पढ़ पाए थे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। इसमें महाद्वीप के बारे में भी बताया गया है और महासागर के बारे में बताया गया है, प्लस वायुमंडल के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है इसमें। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी क्लास 6 के आपके दो चैप्टर और बचेंगे, उनको भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 7th की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब तक पढ़ाया गया है आप सब उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे और उसके जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उनको भी एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी। और आप प्रॉपर इन सब के नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, अभी आपका सीडीपी वाला पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ख़त्म हो चुका है। उसमें आपकी लगभग 22 क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। सीटेट जनवरी 2025 के नाम से सीडीपी फॉर सीटेट जनवरी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे। जिस किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो जाके चैनल पे विजिट करके सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपको सेंड किए हैं। फिर भी किसी को पीडीएफ नहीं मिली है या किसी ने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो मुझे मैसेज कर देंगे, उसको भी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख परिमंडल का पार्ट नंबर 2। और आज इसको ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे, कल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड, उनका टेस्ट एक ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक ये पेज हम पढ़ रहे थे, कल हमने इसी पेज से छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो देख के। ठीक है, हमारी क्लास को पूरी कंप्लीट देख के और वीडियो को लाइक शेयर करके और सब्सक्रिप्शन इसके बढ़ा के आप अपने जान पहचान वालों से, भाई बहन फैमिली वालों से भी सब्सक्राइब चैनल को करा सकते हैं। ठीक है, इतना आप करा ही सकते हैं। एक बात और, जब वीडियो ख़त्म होने वाली होती है तो लगभग सभी लोग ऑफलाइन चले जाते हैं, 1-2 को छोड़ के। ठीक है, तो मेरा कहना है कि 1-2 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट तक मैंने क्या कहा है पूरी बात सुनी। हो सकता है कोई ज़रूरी बात कही हो और वो आपकी मिस हो जाए। ठीक है, तो 1-2 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट तक क्लास को देखें, भले ही आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देनी पड़े। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जलमंडल। जलमंडल किसे बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। लगभग 71% भाग पर क्या है, 2/3 भाग पर जल है और बाकी स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जो जलमंडल है उसमें जल के सभी रूप उपस्थित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जल आपको केवल नदी के अंदर मिलेगा, वो आपको झील के अंदर भी मिल सकता है। ठीक है, तालाब के अंदर भी, सागर के अंदर भी। ठीक है, हिमानी के रूप में पर्वतों पर भी मिल सकता है, बर्फ़ के रूप में भी। तो महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है जिसको हम निकालते हैं नल से, और वायुमंडल की जलवाष्प, वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होती हैं, ठीक है, भाप जिसे वेपर बोलते हैं, वो सभी इंक्लूड है इसके अंदर। 71% के। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसमें 97% भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। और महासागरों का जल कैसा है? लवणीय, नमकीन जल होता है, वो पीने योग्य नहीं है। वह इतना खारा होता है कि, थोड़ा आगे चलेंगे, ये है आपका
SST पृथ्वी के परिमंडल पार्ट 2 है और क्लास नंबर आपकी 5 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी पढ़ेंगे हम, पहले वो पेज हम पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ था ना, यहाँ से हमने छोड़ा था। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, ये बताया गया कि मानव उसका उपयोग नहीं कर सकता। क्यों? जल इतना खारा है, नमकीन लगेगा आपको। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, बर्फ की परतों एवं हिमनदियों, हिमनदियों समझते हैं ना, बर्फ की नदियाँ जिनमें बर्फ जमा हुआ है, तथा भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम नलकूप से निकालते हैं, है। जल का बहुत कम भाग एलवन जल के रूप में पाया जाता है। एलवन जल जिसे हम पी सकते हैं बहुत ही कम, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लगभग 71% भाग यानी कि लगभग 2/3% भाग पर जल होने के बावजूद हम पृथ्वी पर पानी की कमी महसूस करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो जल है, जल का लगभग 97% लवणीय जल है और बाकी का बचा जल जो है उसमें भी जल अलग अलग आपको अलग अलग रूप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे पूरा पेज को, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये क्या कह रहा है? महासागर, महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। जो जलमंडल का मेन पार्ट क्या है? महासागर। सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? महासागर। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर के बारे में कल आपको बताया था। कितने महासागर हैं? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आपको कौन सा बताया था? आर्कटिक। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। जो महासागर का जल होता है उसमें ज्वार भाटा आता रहता है, टाइड। ठीक है, तरंगे उठती रहती हैं और महासागरीय जलधाराएं, इनको हम नेक्स्ट क्लास 7 के एनसीईआरटी में महासागरीय जलधाराएं दिया गया है। बाकी और भी चीज़ें वो पढ़ेंगे। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कौन सा पड़ता है आपका? ये पृथ्वी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये वाला ये पड़ता है आपका अटलांटिक महासागर, जिसको हिंदी में अंध महासागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंध महासागर। ठीक है, अंध महासागर। ठीक है, ये जो अंध महासागर है ये व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसका रीज़न भी आगे बताऊंगा। इसके एक तरफ उत्तरी अमेरिका, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ आपका दक्षिणी अमेरिका। 4 तो महाद्वीप इसके चारों ओर बने हुए हैं। ठीक है, ये भी रीज़न है और दूसरा और भी रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन याद रखेंगे कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो क्रम मैंने बताया था आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के लगभग नीचे आता है और उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये तो भारत है, इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। उसके बाद नीचे दक्षिणी महासागर आ जाता है। दक्षिणी महासागर किसे बोलते हैं? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके जो ऊपर बनाया है, चारों तरफ से घेरा हुआ है उसने। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, ये अंटार्कटिका है और ये दक्षिणी महासागर यहाँ। ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश तक ये फैला हुआ है। कहाँ तक? 60 डिग्री अक्षांश तक। ठीक है, अक्षांश रेखा आप समझते हैं, लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। तथा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक कहाँ पड़ता है? पृथ्वी आपका, ये आर्कटिक महासागर, सॉरी ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल है। और ये जो हिस्सा है आपका यहाँ जो फैला हुआ है ये कौन सा है? आर्कटिक महासागर पड़ता है। ठीक है, प्रशांत महासागर आपका यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा और आपका यहाँ पड़ेगा। और बीच में ये पड़ेगा आपका अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। यहाँ पड़ेगा आपका हिंद महासागर, ये दक्षिणी महासागर पड़ेगा आपका। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। अब हम शुरू वाले पेज पे आ जाते हैं जो हमने आपके लिए तैयार करके रखा है। ये वाला देखिए, वैसे तो
याद करना बहुत ही इजी है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है याद करने में, तो आप याद रख लेंगे पैसा। सबको चाहिए ना पैसा, किसको नहीं चाहिए पैसा, सबको चाहिए। तो पैसा, पी से पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, हिंदी में आप लिखना चाहें लिख लेंगे, ये सबसे बड़ा है। ये लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है पृथ्वी के। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन लोकेशन मुझे लगता है कि शायद मैंने कल आपको बता दी थी, नहीं तो एक बार फिर जल्दी से देख लेंगे मैप में। ठीक है। ये आपको हो जाता है अटलांटिक ओशियन सेकंड नंबर पे। थर्ड पे इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और इसे अटलांटिक ओशियन को अंध महासागर। ठीक है। फिर आ जाता है आपका साउदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, और लास्ट में आर्कटिक ओशियन, ये सबसे छोटा है। ठीक। तो एक बार हल्का सा मैप पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैप पीछे लगा हुआ, आई थिंक मैप इसमें लगा हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैप नहीं लगा हुआ इस पीडीएफ में, तो मैं आपको वैसे ही बना के बता देता हूँ। ये आपकी पृथ्वी है। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन ये पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये घूम के इधर भी आ जाता है पैसिफिक ओशियन। तो ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी पैसिफिक ओशियन, और नीचे वाले को दक्षिणी पैसिफिक ओशियन, सेम वैसे ही। ठीक है। आपका ये पड़ता है यहाँ भारत। ठीक है। तो ये नीचे वाला पोर्शन पड़ता है आपका हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। और ये आपका नीचे पड़ता है यहाँ, ये पड़ता है दक्षिणी साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और लास्ट में आर्कटिक ओशियन कहाँ पड़ता है, ये आपका आर्कटिक ओशियन पड़ता है आर्कटिक व्रत के पास, या ध्रुवों के पास, ये कह सकते हैं। आर्कटिक व्रत बोलते हैं ना इसको, इसके पास पड़ता है आपका आर्कटिक ओशियन। कोई सा बचा है क्या? हाँ, ये बचा अटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महाद्वीप। तो इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका। ठीक है। तो ये पड़ता है यहाँ बीच में अंध महाद्वीप या फिर अटलांटिक ओशियन। ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाले पोर्शन को दक्षिणी अटलांटिक ओशियन। ठीक है। या ये लोकेशन बनाई है मैंने, महाद्वीप की बना दी है, वैसे ही बनाया है रफली, कभी आप सोचने लगे किस तरह से बनाई है, आपको केवल समझाने के लिए। चलिए अब ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे। ये क्या लिखा है, जो अटलांटिक महासागर है आपका फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर विश्व मानचित्र पर यदि ध्यान से देखा जाए तो एस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। यानी कि ये आपका यूरोप पड़ता है और ये अफ्रीका पड़ता है आपका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो लगभग ये इस तरह से आकार बनाता है। ठीक है, एस का आकार बनाता है। अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है। कौन सा पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप बता देंगे ना कि अटलांटिक महासागर यानी कि हिंदी में बोलते हैं अंध महाद्वीप, एस के आकार का बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो तो नहीं गए हैं? नींद तो नहीं आ रही किसी को? बता देंगे। नींद आ रही है तो पानी वानी उसके लिए भिजवा देते हैं। बताइए, नींद तो नहीं आ रही? पानी भिजवाना है क्या आपके लिए? बता दीजिए। किसी को नींद आ रही है तो उसका इलाज भी है मेरे पास। चलिए थोड़ा ऊपर चलेंगे स्लाइड को। ये मैंने स्लाइड आपके लिए लगाई हुई है और ये वही है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इसके अंदर पिक्चर्स आपको या पेजेस वही मिलेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 75% जल है पृथ्वी पर, जिसमें कि 97% लगभग 97% लवणीय जल है, सॉल्टेड, जो कि कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। अब बाकी का बचा हुआ 2.7% जल कैसा है? लवणीय जल है, सॉरी अलवणीय, वो लवणीय था, अलवणीय जल है, मतलब ये नमकीन नहीं है। तो इसमें भी 70% जल कहाँ है? ग्लेशियर में। ग्लेशियर मतलब जो जमा हुआ है पर्वतों पर। ठीक है, पर्वतों पर जमा हुआ है वो है केवल। और केवल 30% जल, 30% जल का मतलब है लगभग आधा % कह दो या 0.3% कह दो, इतना ही जल केवल पीने लायक है, जो कि आपको कहाँ मिलता है? ड्रिंकिंग के लिए है। वो आपको नदियों में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, झील में मिलेगा, भौम जल मिलेगा। भौम जल होता है अंडरग्राउंड वाटर जो हम नलकूप से निकालते हैं, नल से निकालते हैं, समर मोटर सबके घर पे लगी हुई है। ठीक है, और पानी का जल, ये पीने लायक जल होता है केवल बहुत ही कम मात्रा में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अभी बताया था ना, नीला ग्रह यानी कि 2/3 हिस्से पर जल है, बावजूद इसके पृथ्वी पर पीने वाले जल की मात्रा की कमी है। ठीक है, आई थिंक आपको याद रहेगी इतनी बात।
चलिए ऊपर चलते हैं, महासागर के बारे में बात कर लेंगे एक एक करके। प्रशांत महासागर, हमने देखा प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर फैला हुआ है, अच्छा ये मैंने 71 कह लिया, लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 71% पार्ट पर तो पृथ्वी के जल है, ये लगभग 1/3 1/3 भाग पर फैला हुआ है प्रशांत महासागर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त, पृथ्वी पर सबसे गहरा जो गर्त है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो सबसे गहरा गर्त है पृथ्वी पर मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, मैरियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, गोलाकार। ठीक है, चलिए ऊपर थोड़ा चलेंगे। अब आ जाता है आपका सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड नंबर पे बताया था मैंने, सेकंड हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से क्या है, सबसे व्यस्त है, क्योंकि इसके चारों दो तरफ इसके पड़ते हैं, यूरोप और अफ्रीका एक तरफ, और एक तरफ पड़ता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, लगभग बीच में आ जाता है। तो जिसके चारों तरफ लोग रहते हैं महाद्वीप के, तो ऑब्वियसली व्यापार की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। कुछ और भी कारण है, उसके बारे में भी अभी हम आगे एनसीईआरटी का पेज लगाया उसमें पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, इस तरह से ये कुछ बना हुआ है, दिखता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड नंबर पर हिंद महासागर। एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पर। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, हिंद महासागर का आकार कैसा है, लगभग त्रिभुजाकार है, और ये किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्लियर है। चलिए, बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर आ जाता है आपका दक्षिणी महासागर, जो नीचे की तरफ पड़ता है अंटार्कटिका के पास। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसको चारों ओर से घेरता है क्या, दक्षिणी महासागर। और लास्ट में आपका आ जाता है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा, उत्तर ध्रुव व्रत में फैला हुआ है। उत्तर ध्रुव व्रत में फैला हुआ है, ये पृथ्वी है आपकी, तो इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव, इसे बोलते हैं आपका उत्तर ध्रुव। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ फैला हुआ है ये महासागर, यहाँ फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, बेरिंग जल संधि के द्वारा। याद रखेंगे क्वेश्चन, बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा है। यह जल संधि रूस को अलास्का से अलग करती है। अब एक बार थोड़ा सा मैप देख लेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाता है आर्कटिक महासागर, और ये हो जाता है आपका प्रशांत महासागर। तो ये आपस में क्या है, किसके द्वारा कनेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपकी बेरिंग जल संधि, ये क्या है यहाँ पे बेरिंग जल संधि। ठीक है, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, और रूस को अलास्का से अलग करता है। आपको पता है यहाँ एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप, और यहाँ पड़ता है आपका क्या पड़ता है, रूस पड़ता है। तो रूस इस बेरिंग जल संधि के द्वारा रूस अलग हो गया, किससे, यहाँ क्या पड़ता है आपका अलास्का। अभी दिखा देता हूँ, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, तो ये पड़ता है आपका यहाँ अलास्का। ठीक है, तो ये घूम के उधर ही पहुँच जाएगी, पृथ्वी गोल है। तो ये रूस को किससे अलग करता है, रूस है ये, यहाँ पे रूस पड़ता है, रूस को अलास्का से, ये वाला ये सेम ही है। तो रूस को अलास्का से अलग करता है क्या, बेरिंग जल संधि, और आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है क्या, बेरिंग जल संधि। याद रखेंगे, बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। याद रहेगी ना ये बात। चलिए, ये कुछ महाद्वीप बना के दिखाया हुआ है ऐसे ही पेज में। आई थिंक ये वाला पेज तो हमने पढ़ लिया था ना, ये वाला पेज हमने पढ़ लिया था। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी जो महासागर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये हम इस पेज को पढ़ेंगे, ये वही सब कुछ इसमें लिखा होगा जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, प्रशांत थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लें, पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी ना। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा पड़ता है, प्रशांत महासागर इधर पड़ता है पृथ्वी के। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, यहाँ पड़ता है प्रशांत महासागर। तो इसका आकार कैसा है, लगभग वृत्ताकार, इस तरह का आकार इसका है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। कैसे, अब देखिए प्रशांत महासागर है तो इसने कहा है एशिया ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पड़ता है इसके एशिया, यहाँ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इधर पड़ता है उत्तरी अमेरिका, इधर पड़ता है दक्षिण अमेरिका। एक्चुअली ये यहाँ पड़ेंगे लेकिन घूम के इधर ही आ जाएंगे। तो ये इसने बताया हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। मैप देख के आप पता कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है पेन से बना के किस तरह से इसकी लोकेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, क्या कह रहा है। अटलांटिक महासागर सेकंड वाले की बात कर रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, मैंने अभी आपको बताया था। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और पूर्व में क्या पड़ जाएगा, यहाँ यूरोप और अफ्रीका, यही इसने बताया हुआ। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। क्लियर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है, तटरेखा समझते हैं, किनारा, बहुत दंतुरित है। दंतुरित मतलब दांते के समान है। तटरेखा प्राकृतिक पोत, आश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। जो प्राकृतिक, जो ये दंतुरित है रेखा, यह क्या है, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोतराश्रय, जो पोत्र हैं, जो पोत बना देते हैं, प्राकृतिक पोत बने होते हैं। ठीक है, एवं पतनों के लिए, जैसे बंदरगाह वगैरह होते हैं, आदर्श स्थिति है, बहुत ही अच्छी समझी जाती है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। मैंने आपको बताया था कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। दंतुरित आप समझते हैं, देखिए दंतुरित के लिए ये फिगर बनी हुई है यहाँ पिक्चर, एक सेकंड, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये किसका फोटो है, ये अंध महाद्वीप यानी अटलांटिक महासागर का फोटो है, और ये इस तरह से बना हुआ है दंतुरित, दिख रहा है आपको किस तरह से बना हुआ है। तो ये किसके लिए आदर्श स्थिति है, ये आदर्श स्थिति है किसके लिए, पोत्र, आशय एवं पतनों के लिए फायदेमंद है, और सबसे व्यस्ततम ये महाद्वीप माना जाता है। सही है, चलिए आगे पढ़ेंगे। अब हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, मैंने आपको बताया था, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ऐसी आकृति है लगभग इसकी हिंद महासागर की, जो कि भारत के नीचे पड़ता है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। एक बार देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, लगभग यहाँ भारत बना हुआ है, ये हिंद महासागर है। तो यहाँ क्या पड़ता है, यूरोप, ये अफ्रीका, और इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और नीचे क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसने क्या कहा है, इसके उत्तर में एशिया, उत्तर में क्या पड़ा, हाँ यहाँ एशिया पड़ता है, भारत और एशिया एक ही बात है। ठीक है, उत्तर में एशिया हो जाएगा, पश्चिम में अफ्रीका, पश्चिम कहाँ पड़ता है इसका, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पश्चिम में इसके क्या पड़ जाएगा, ये पश्चिम है इसका, यहाँ पे पड़ता है ना हिंद महासागर, पश्चिम में इसके अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, सही से बना देंगे फिर से, भूमध्य रेखा, ये एशिया, ये हिंद महासागर है, ये है हिंद महासागर, और ये अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, उत्तर में एशिया, ये एशिया हो जाता है, पश्चिम में अफ्रीका, इसके पश्चिम में अफ्रीका, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लगभग ये पड़ता है यहाँ, ये पूर्व में इसके ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आ जाता है आपका, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिणी महासागर पड़ता है आपका ये अंटार्कटिका, ये दक्षिणी महासागर है ये, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, इसको अंटार्कटिका को चारों ओर से घेर रहा है दक्षिणी महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप भी बोलते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर, उत्तर किधर पड़ता है? इधर उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो लगभग ये यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक 60 डिग्री अक्षांश होगी यहाँ पे, यहाँ तक ये फैला हुआ है। अब इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट वाला आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। उत्तर ध्रुव व्रत कहाँ पड़ता है? उत्तर ध्रुव ये है, ठीक है। तो ये उत्तर ध्रुव व्रत ये जगह पड़ती है, उत्तर ध्रुव व्रत यहाँ ये पड़ता है, ठीक है। तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, इसके चारों ओर फैला हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। ये प्रशांत महासागर है और इससे एक संकरे भाग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, रूस पड़ता है, या रूस, रशिया यानी कि एशिया में। रूस को किससे अलग करता है? आप नाम बताएंगे फटाफट बताइए, मैं कमेंट का आपके वेट कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था? जो ये आर्कटिक महासागर है, बेरिंग जल संधि द्वारा किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को जोड़ता है। लेकिन रूस को किससे अलग करता है बताइए? मैंने बताया था ये बेरिंग जल संधि रूस को यानी कि रशिया को किससे अलग करती है, जो कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। किससे अलग करता है? आप पेज पे देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि जिससे आप एकदम से बता देंगे। बताइए, कमेंट कीजिए, किससे अलग करता है? मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट। किससे अलग करता है? अलास्का से। यहाँ क्या पड़ता है? अलास्का, यानी कि यहाँ पे अलास्का पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। यहाँ मैंने दिखा दिया क्योंकि गोल ये इस तरह से घूम के आती है पृथ्वी। तो रूस को अलास्का से अलग करता है, ठीक है। चलिए, यह प्रशांत महासागर छिछरे जल द्वारा एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया से घिरा है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। क्या? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये पड़ता है ना, तो ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी तट क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इससे घिरा हुआ है, और उत्तरी तट से घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका के, और किससे घिरा हुआ है? यूरेशिया से। यानी कि यहाँ क्या पड़ता है? यूरोप, और यहाँ पड़ता है एशिया। तो यूरोप और एशिया को एक साथ मिला के क्या बोलते थे? यूरेशिया। पढ़ा है ना मैंने आपको, पहले भी पढ़ाया है। तो यूरेशिया से घिरा हुआ है, इधर यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है, इधर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट से। तो इसका कहने का मतलब है अमेरिका के उत्तरी तट से और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस अभी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वायुमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। चारों ओर परत हैं गैसों की, उन्हें वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। जो वायुमंडल है सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। सूर्य से कौन सी हानिकारक किरणें आती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। और ये कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी की सेकंड वाली परत। पृथ्वी की 5 परतें हैं, वायुमंडल की 5 परतें हैं, तो सेकंड वाली परत को बोलते हैं समताप मंडल, ये स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन परत, जो कि हमें वायुमंडल में सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। वायुमंडल की दूसरी परत है नीचे से समताप मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके अंदर समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। वो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें
जिन्हें इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज, हिंदी में पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनसे रक्षा करती है। क्योंकि जो ओजोन परत है वो लगभग अल्ट्रावायलेट रेज का 90% से अधिक अवशोषित कर लेती है। ठीक है, चलिए। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कहीं 1600 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कहीं 1000 लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप लगभग 1000 मान लेंगे। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, देखिए मैंने अभी जिक्र किया था ना, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो सबसे नीचे वाली परत क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के ऊपर समतापमंडल, समतापमंडल के ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर यहाँ पे आयनमंडल, और आयनमंडल के ऊपर सबसे ऊपर बहिर्मंडल। सबसे लास्ट वाली परत को, सबसे ऊपर वाली परत को बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, पता नहीं इस पिक्चर में दिखाया गया कि नहीं दिखाया, हाँ दिखाया गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्षोभमंडल, उसके ऊपर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और लास्ट में सबसे बहिर्मंडल। ठीक है, इस तरह से होती है। जो क्षोभमंडल होती है, यहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं सभी, जैसे बारिश वगैरह का होना। ठीक है, सेकंड नंबर पे होती है समतापमंडल। समतापमंडल में तापमान जो है समान रहता है, वहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती, बारिश, आंधी, तूफान। तो समतापमंडल में ही एयरप्लेन जो है, एरोप्लेन उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ मौसमी घटनाएं नहीं होती। और समतापमंडल में ही 20 से 30 किलोमीटर की हाइट पे लगभग ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों के लगभग 90% से अधिक को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल से जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो 165 मीटर ऊंचाई पर चलने पर, 165 मीटर हाइट पर जब ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। कम होने का मतलब समझते हो, गर्म होना नहीं है, कम होने का मतलब है ठंडा होना, यानी कि ऊपर की तरफ चलते हैं ठंडा होता चला जाता है, और मध्यमंडल में जाके बिल्कुल ठंडा हो जाता है। मध्यमंडल ऐसी परत है पांचों में जो सबसे अधिक ठंडी परत है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडी परत कौन सी है, मध्यमंडल, और सबसे अधिक गर्म परत कौन सी है, आयनमंडल। याद रहेगा, सबसे अधिक ठंडी परत मध्यमंडल और सबसे अधिक गर्म जो परत है मध्यमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल को बोलते हैं मीसोस्फेयर, आयनमंडल को बोलते हैं आइनोस्फेयर और बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्षोभमंडल के बारे में बता दिया, समतापमंडल के बारे में बता दिया, मध्यमंडल के बारे में बता दिया। सबसे ठंडी परत है, और उल्कापिंड जो आसमान से गिरते हैं आकाश से, वो मध्यमंडल में आके नष्ट हो जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। उल्कापिंड आकाश से जो गिरते हैं मध्यमंडल की परत में आके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी आ जाती है इसके बाद आयनमंडल, आयनमंडल को आइनोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। आयनमंडल में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, ठीक है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, वो आयनमंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो आपके आयनों इसमें ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और क्या याद रखेंगे आयनमंडल के बारे में, ये सबसे गर्म परत है, मैंने अभी बताया था, ये सबसे गर्म परत है। और क्या रखेंगे, जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आयनमंडल से ही क्या होती हैं, आयनमंडल से ही परावर्तित होती हैं, यानी कि वापस जाती हैं आयनमंडल से टकरा के। अब इसके बाद आता है बहिर्मंडल, ये सबसे बाहर वाली परत है, और ये लगभग आपकी 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। कैसे होती है, क्षोभमंडल 0 से लेके ये 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ज़मीन से 0 से लेके 18 किलोमीटर तक। समतापमंडल 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर तक। तो जो उसके बाद मध्यमंडल आती है, ये मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक होती है, किलोमीटर। ठीक है, 50 से 80 तक। मध्यमंडल के बाद आती है आपकी आयनमंडल, आयनमंडल होती है 640 किलोमीटर तक। कहाँ से, 80 से 640 किलोमीटर तक। और आयनमंडल के बाद बहिर्मंडल होती है लगभग 1000 किलोमीटर तक। और 1000 किलोमीटर से आगे 10,000 किलोमीटर तक लगभग आपको वायुमंडल मिलता है, लेकिन वायुमंडल का घनत्व बहुत कम हो जाता है। घनत्व कम का मतलब समझते हैं,
वायुमंडल विरल अवस्था में पाया जाता है। विरल का मतलब है दूर दूर। भाई घनत्व यानी कि घना, पास पास, जैसे कहते हैं ना जंगल बहुत घना है यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं, यानी कि घना है, पास पास है। विरल अवस्था मतलब दूर दूर है। तो वायुमंडल इतना कम हो जाता है वहाँ, वायु जो है बहुत दूर दूर हो जाती है। आपने देखा भी होगा जब पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं, क्यों? वायुमंडल विरल अवस्था में रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ता है। ठीक है। और मैं एक बात और आपको बताने वाला था, हाँ, जो मध्यमंडल है सबसे ठंडी परत जिसके बारे में बताया था मैंने, यहाँ टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री, -80 से -90 डिग्री तक हो जाता है, इतना ठंडी परत है ये। ठीक है। चलिए, आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मेरी आवाज़ भी आपको ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही? और जितना अभी पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, कमेंट करके बता दीजिए कि जितना आपको पढ़ाया है अभी वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, या फिर मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। दोनों सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है, यस लिख देंगे। ठीक है। जितना अभी तक पढ़ाया अच्छे से समझ में आया तो यस लिख देंगे एक बार कमेंट में। सभी से रिक्वेस्ट है, यदि समझ में आ रहा है और मेरी वॉइस भी आपको क्लियर आ रही तो कमेंट में यस लिख देंगे। कोई समस्या है तो कमेंट में वो भी आप लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। बताइए फटाफट। यस, ठीक है। चलिए, एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन, नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। आप सभी को पता होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21%, यानी कि 20.9%। ठीक है। वहीं थोड़ा सा बड़ा, इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है। वहीं आर्गन की बात करेंगे तो 0.93%, 0.9 भी कह देंगे इसको शॉर्ट में, तो 0.93% है। और CO2 कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोल देते हैं ना, तो CO2 कितनी है? 0.03%। ठीक है। और नियोन आपकी बहुत ही न्यून मात्रा में है, नियोन न्यून मात्रा में 0.0018%। ठीक है। ये वायुमंडल का संगठन है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इससे भी, अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। ये देखिए आपके चार्ट बना के रखा है बहुत अच्छे से, मेरे नोट्स का चार्ट है, और जो भी आप में नोट्स बना रहे हैं वो भी इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। पूरा समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहली वाली परत ये वाली परत कौन सी है? इस परत को बोलते हैं इसे बोलते हैं आपका क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर लिखा है मैंने, हिंदी में लिख लेंगे आप क्षोभ मंडल, देखो इस तरह से, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। अब इसकी ऊंचाई मैंने कितनी बताई थी? 18 किलोमीटर। तो थोड़ी सी अलग अलग होती है इसकी, जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर होती है। ठीक है। और भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और इस पर क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश का होना, मौसम, आंधी तूफान, ये सब उस पर होता है। ठीक है। सेकंड नंबर की परत आ जाती है जो कि 18 से लेके किस हाइट तक होती है? 50 किलोमीटर तक। और इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है, दिख रही ना, ये ओजोन परत है। और इसका जो टेम्परेचर रहता है इक्वल रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। इसीलिए यहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि आंधी तूफान नहीं आता। आंधी तूफान आएगा तो हवाई जहाज नहीं उड़ पाएगा। और इसके अंदर जो ये परत है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, दिख रही हैं आपको, किरणें आ रही हैं, इनसे क्या करती है? हमें बचाती है। ये हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है। देखो मैंने लिखा है यूवी रेज का 93 से 99% भाग अवशोषित कर लेती हैं, क्या? ओजोन परत, यानी फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपकी थर्ड नंबर पे आ जाती है मध्यमंडल, यानी कि मीसोस्फेयर इसको बोलते हैं। ये 50 से लेके 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। ठीक है। और ये क्या होती है? सबसे ठंडी परत है। और क्या बताया था इसके बारे में कि जो उल्का पिंड आते हैं वो इस परत में आने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाती है आपकी आयनोस्फेयर, आयन मंडल जिसे बोलते हैं, ये लिथोस्फेयर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, सब लोग नहीं बताते हैं, कि जो ये फोर्थ वाले नंबर की जो परत है लिथोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहते हैं, इसमें
100 किलोमीटर हाइट पर, यानी कि 80 से तो शुरू हो रही है, 80 किलोमीटर हाइट से 640 किलोमीटर तक जा रही है, लेकिन 80 किलोमीटर से ऊपर 20 किलोमीटर जाने पे 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर हाइट पर क्या होती है, कार्बन रेखा मानी गई है। क्या? कार्बन लाइन, कार्बन रेखा मानी गई है। कार्बन रेखा क्या होती है? कार्बन रेखा ऐसी रेखा है, यदि आप में से कोई कहे कि मैं तो अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहा हूँ और 100 किलोमीटर से नीचे 80 या 90 किलोमीटर तक घूम के वापस आ जाए और सबको फैलाए बताए ढोल बजा के कि मैं तो अंतरिक्ष की यात्रा कराया, मैं तो अंतरिक्ष की यात्रा कराया, तो वो आपकी अंतरिक्ष यात्रा नहीं होगी। तो कार्बन लाइन को जब क्रॉस आप कर जाएंगे, 100 किलोमीटर से जब ऊपर आप चले जाते हैं या 100 किलोमीटर तक, तब आपकी अंतरिक्ष यात्रा मानी जाती है। तो अब आप अंतरिक्ष में जाएंगे, ठीक है, तो 100 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तभी आपको ढोल बजाना है, 100 किलोमीटर नीचे से घूम के आने में आपको ढोल नहीं बजवाना है, ठीक है। ये कौन कह रहा है कि ढोल, हम तो ढोल बजा देंगे कौन बजा रहा है ढोल चलिए, कोई नहीं बजा रहा ढोल, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है 640। अच्छा हाँ, इसके बारे में मैं बताना भूल गया, यहीं पे रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयनोस्फीयर से ही, और यहीं पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, कम्युनिकेशन यहीं पे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक आपकी बहिर्मंडल होती है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे अंतिम परत होती है, सबसे ऊपर वाली। इसके बाद वायु कैसी पाई जाती है, इसके बाद वायुमंडल कहाँ तक पाया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है 1600 किलोमीटर तक, ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा है इसमें 10,000 किलोमीटर तक, लगभग 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन वायु जो है विरल अवस्था में पाई जाती है, सघन अवस्था में नहीं, बहुत दूर दूर होती है, और 10,000 किलोमीटर के बाद तो बिल्कुल ही विरल हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है वायुमंडल, ठीक है। चलिए, आपको ये बात इस फोटो से भी क्लियर हो गई होगी। ये देखिए प्रिंटिंग में क्या हो गया, क्षोभ कैसे लिखा गया, इसको लिखते हैं ऐसे, क्षोभ, ठीक है। आप तो समझदार हैं, मेरी तो हिंदी वीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। यहाँ सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसमें 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। जैसे जैसे ऊपर चलते हैं क्षोभ मंडल में, तो जब 165 मीटर हाइट पर पहुंच जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। फिर आगे 165 डिग्री हाइट पे पहुंच जाएंगे, फिर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे करते करते जब आप मध्य मंडल परत तक पहुंचते हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वहाँ बिल्कुल ठंडी मिलती है। और इसी प्रकार मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। मध्य मंडल के बाद वाली है आयन मंडल, सबसे गर्म परत कहलाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या लिख दिया, जलवश्यक, ये इसको लिख लेंगे आप जलवाष्प, लगता है जलवाष्प। आज जो टाइपिस्ट महोदय थे नींद में थे। मैथेन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, ठीक है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और मेथेन। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को N2 लिखते हैं, और जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प आप समझती हैं, मेथेन गैस को CH4 आप लिख देते हैं, CH4, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यह होता है, सूर्य से जो गर्मी आती है वायुमंडल के अंदर, ठीक है, सूर्य से जो गर्मी आती है, और ये गैसें क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैसें हैं ये उस गर्मी को होल्ड कर लेती हैं, वापस नहीं निकलने देती। तो इससे क्या होता है, इससे होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट वायुमंडल में बढ़ जाता है। और उसके बढ़ने से क्या होता है, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलने लग जाएंगे, पानी पिघलने लग जाएगा, ठीक है। जो ग्लेशियर जमे पिघलने लग जाएंगे, उससे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, छोटे मोटे द्वीप हैं ये डूबने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार क्या है, CO2 है। अच्छा, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, नहीं लिखा है मैंने, सॉरी, लिखा हुआ है, चलिए आ गया। नेक्स्ट आपकी समताप मंडल है, सेकंड वाली परत। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं। जो ओजोन परत मैंने बताया था पाई जाती है समताप मंडल में, उसकी परत को किस में नापते हैं, मोटाई को डॉप्सन में, ठीक है। डॉप्सन लिखा है या फिर डॉप्सन लिख देंगे इसको। यह सूर्य से आने वाली ये UV होगा, UV रेज, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस परत में
हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है, समताप मंडल में। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास का, जो ओजोन परत है इसको नुकसान पहुंचता है, किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसको शॉर्ट में लिखते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलती है गैस? ये निकलती है प्रशीतकों से, AC से निकलती है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो इसको कम निकलने देना चाहिए। ये निकलेगी तो हमारी ओजोन परत का नुकसान होता है। ओजोन परत का नुकसान होएगा तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेंगी? हमें नुकसान पहुँचाएंगी, ठीक है। स्किन कैंसर, ये बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी। चलिए अब आ जाता है आपका मध्यमंडल। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ठीक है। आयनमंडल इसमें, हाँ, उसके बाद आता है आपका आयनमंडल। इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डार्क लिखना था इसको, लेकिन गलती से शायद छूट गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसी का पार्ट हो। इसी का पार्ट नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। फिर लास्ट वाली आती है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे भारी लिख दिया, बाहरी होगा, बाहरी परत है। इसमें वायु का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे ऊपर है ना, तो वायु का घनत्व सबसे कम। सबसे नीचे वाली परत में घनत्व ज़्यादा। नोट कर लेंगे कि 16 सितंबर 1994 से प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है हमेशा, अब भी मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस की डेट क्या है? 16 सितंबर। और कब से मनाया जा रहा है? 16 सितंबर 1994 से मनाया जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, बताइए कि कौन सी परत में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं? सभी से पूछ रहा हूँ, किस परत में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं? आपने ध्यान से सुना है ना अभी तक? बताइए, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, या फिर आपका बहिर्मंडल? बताइए किसमें। कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। कौन कौन सही कमेंट करता है, कौन कौन गलत। डिलीट कोई नहीं करेगा, आप फट से डिलीट कर देते हैं। बताइए कौन सी परत में? मध्यमंडल में हो जाता है, ठीक है। चलिए सही है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, अभी तो काफ़ी बचा है। वायु थोड़ा बड़ा कर लें, या बड़ा कर लेते हैं, पढ़ने में इजी रहेगा। वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% के आसपास है। ऐसा नॉर्मली बताया इन्होंने। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए। ऑक्सीजन तो हमारे किसके लिए आवश्यक है? सांस लेने के लिए। और नाइट्रोजन किसके लिए? प्राणियों की वृद्धि के लिए, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें जीवन पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, 0.03 मैंने बताया था, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पृथ्वी जो गर्मी छोड़ती है ना, अवशोषण छोड़ती है, सूर्य से ग्रहण करती है गर्मी, उसको अवशोषित करती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप समझ लेना ये बात, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी मात्रा बढ़नी भी नहीं चाहिए और घटनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि घट जाएगी तो गर्मी का अवशोषण नहीं होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और हम सब लोग डूब जाएंगे, पृथ्वी डूब जाएगी। तो ये क्या करती है? गर्मी का अवशोषण करती है। दूसरी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना, हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, जीवों द्वारा, ठीक है। और ग्रहण किसके द्वारा की जाती है? दूसरे जीव। कौन से? पादप, पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो पेड़ पौधों के लिए भी लाभदायक है और हमारे लिए भी लाभदायक है, ठीक है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। CO2 पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, मैंने बताया ना अभी, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं इसको। आगे देख लेते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता है। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु खुली खुली हो जाएगी विरल अवस्था में, तो घनत्व घटता जाएगा। और नीचे सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्र तल पर। क्या बताया इन्होंने? समुद्र तल पर सबसे अधिक घनत्व है, समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है घनत्व, ठीक है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पर्वतारोही जब चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हवा दूर दूर है, वहाँ वायु विरल अवस्था में है, एटमॉस्फेयर कम है, तो इस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है।
ऊंचाई पर सांस लेने में उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम, उससे पहले ये पिक्चर देख लेंगे, कितनी सुंदर पिक्चर है, कितना मज़ा आ रहा है इस पिक्चर को देख के। ये आपका जलमंडल है, फिश व्हेल वगैरह यहाँ मिलती हैं। ये आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल में आपको हाथी, घोड़ा, बकरी, ऊँट, पेड़ पौधे और आपके ये पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। और ये आपका वायुमंडल है, जहाँ आपकी वायु और वायुमंडल में विभिन्न गैसें, नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह सब ये। और इन तीनों को मिलके जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, तीनों को मिलके क्या बनता है? जैव मंडल, जो कि जीवन के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीनों मिलते हैं ये तो जीवन संभव है, ठीक है। तीनों का आपस में समन्वय है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए उस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने अभी छोड़ी थी। ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है, तापमान घटता जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ क्षोभ मंडल में कि ऊपर जब चलते हैं तो लगभग 165 मीटर हाइट पर 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर आपका क्या होता है? घटता है, माइनस हो जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायुमंडल सब जगह सेम नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको भिन्न मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, बाहर से दाब महसूस होता है अधिक, और कुछ पे कम, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जैसे हमारा कमरा है, कमरे के अंदर क्या है? कमरे के अंदर क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, वायु, ठीक है। लेकिन पवन कब कहा जाएगा इसको? मान लीजिए कोई पेपर या कोई चीज़ उड़ रही है इसके अंदर, यानी कि उसके अंदर, वायु के अंदर जब गति होती है तो उसे बोलते हैं पवन। कहते हैं ना पवन चल रही है, पछवा चल रही है, यानी कि वायु जो है उसके अंदर कुछ एक्टिविटी है, चल रही है, वो मूव कर रही है। लेकिन जैसे कमरे के अंदर हवा भरी हुई है, उड़ नहीं रही कोई भी, उसे एयर बोलेंगे, हवा। और जब वो रन करेगी, एक्टिव रहेगी, गतिशील रहेगी, उसको पवन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? बहुत डीपली बात है, कोई बताता नहीं है, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए जीवमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया और बताया अभी। हवा भी होगी, जल भी होगा, स्थल भी होगा। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो जो सभी प्राणी हैं, हम भी, पेड़ और आपके जानवर वगैरह सब एक दूसरे से इन तीनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के द्वारा। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। ये वाली लाइन मैंने आपको कल भी बता दी थी कि जो प्राणी हैं जीवमंडल में 2 भाग में बांटा गया है। एक में तो हम आते हैं, ठीक है, मानव, इंसान आते हैं, जानवर वगैरह आते हैं। दूसरे भाग में पादप आते हैं, पेड़ पौधे। विभक्त किया जा सकता है पृथ्वी के तीनों परिमंडल, कौन कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से में प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। स्थलमंडल पे जो रह रहा है उसको उसकी वायुमंडल की भी जरूरत है, क्योंकि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेगा तो स्थलमंडल पे पेड़ पौधों के लिए चाहिए वो। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन रहेगी, ठीक है। और स्थलमंडल पे जो जीव रह रहा है पानी पिएगा, ठीक है, जलमंडल से पानी पिएगा कि नहीं पिएगा, तो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी और इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वन को काटा जाए। लकड़ी की ज़रूरत है हमें और खेत बनाने हैं, उगाने के लिए फसलें, तो वन को काट दिया जाता है। इससे क्या होता है? ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। यदि कोई ढलान वाला भाग है, स्लोप वाला ऐसे, और बारिश पड़ती है तो क्या होता है? मिट्टी कटने लगती है। बिना बारिश के भी मिट्टी ऐसे ऐसे गिरने लगती है ना, लुढ़कने लगती है। फ्लाईओवर वगैरह बने होते हैं, आपने उनके साइड में देखा तो मिट्टी कटने लगती है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। इससे क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप आएगा तो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाएगा। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। सन 2000 में अंडमान निकोबार में क्या आई थी? सुनामी आई थी, उससे उसके कुछ द्वीप पानी के अंदर डूब गए थे, ठीक है। और पढ़ लेते हैं। पानी में डूब जाता है। झीलों तथा नदियों में दूषित
पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि नदियों के जल में कोई गंदगी घोली जाएगी, प्रदूषण घोला जाएगा, कोई नाला छोड़ दिया जाएगा तो जल खराब हो जाएगा। उसको दूसरे जीव भी जब जीव जंतु उसको पिएंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उन्हें नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उस पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह और जो जीव रहते हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, उनको भी जीवन में बहुत परेशानी हो जाएगी। किस वजह से, आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी की वजह से। इसलिए बोलते हैं कि नदी नालों में, नदी वगैरह में साफ जल को, स्वच्छ जल को गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या कर देते हैं, मल मूत्र उसमें बहा देते हैं और अपनी भैंसों को नहला देते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ, जैसे प्रदूषण निकलता है, पोल्यूशन निकलता है गाड़ियों के साइलेंसर से, उद्योगों से धुआं निकलता है। ताप विद्युत संयंत्र हैं, कोयला वगैरह यूज़ होता है तो उनसे जो धुआं निकलता है क्या करता है, वायु प्रदूषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। CO2 यदि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, CO2 क्या करती है, गर्मी को अवशोषित करती है, और गर्मी को अवशोषित करेगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और हम एक समय आएगा डूब जाएंगे। तो इसकी मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग वर्ड को हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय तापन। ठीक है, और भूमंडलीय तापन के लिए जो है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो पृथ्वी पर जो संसाधन है उनका सीमित उपयोग हमें करना चाहिए। ये नहीं है कि धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं, कोयला निकाल लिया, जल निकाल लिया, चीज़ें यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उनका जो इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हो रहा है, वेस्टेज भी हो रहा है, हमारे लिए यूज़ हो रहा है लेकिन वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए बहुत सीमित तरीके से उसका संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, आप सभी के लिए भी मैसेज है और आपको भी दिख रहा होगा। आज की क्लास देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा आपसे सवाल है कि आर यू रेडी फॉर टुमारोज टेस्ट, से येस और नो। तो कमेंट में सब लिख देंगे यस और नो। टेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो यस, टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार नहीं है तो नो। फटाफट लिख देंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट आप कर दीजिए। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो अच्छी, बुरी लगी है तो बुरी, वही आप फीडबैक में आप कमेंट यूट्यूब पे करें। ठीक है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे जब ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, आपकी क्लास बंद हो जाएगी, एक कमेंट ज़रूर करें। मैंने देखा कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता है एक्सेप्ट 2 लोगों के, एक पूजा और एक दिव्या। ये 2 लोग डेली रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल टाइम से क्लास में आ जाते हैं, फीडबैक भी इनका डेली मिलता है। ठीक है, बीच में क्लास स्किप नहीं करते हैं, और कोई बात होगी तो रेस्पॉन्स भी इनका कमेंट में, लाइव कमेंट में तुरंत आता है। ठीक है, बाकी लोग तो ऐसे जैसे सो जाते हैं। तो एक्टिव रहा करो, कम से कम 10 लोग भी ऑनलाइन है, लेकिन पता मुझे चलता है 2-4 का ही, केवल 2 या 4 लोगों का पता चलता है, ये 5 का, बाकी लोग इनएक्टिव होकर देखते हैं। वही वाली बात हो गई कि वैसे तो ऑनलाइन क्लास अच्छी है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पीछे से बच्चे कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी किसी टॉपिक पे, बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी उसने मेरा पेन ले लिया, गुरुजी उसने मेरा पेन ले लिया। आपको झगड़ा करना है कि पढ़ाई करनी है, तो गुरुजी आपका पेन दिलवाएं या आपको पढ़ाएं। इसलिए एक तरह से ऑनलाइन क्लास अच्छा भी है, ऑनलाइन में ये सब नहीं चलता है। तो पेन वैन का झगड़ा ना करें, पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, ध्यान पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन बात को सुनने पे लगाएं। ठीक है, एक बार आप वीडियो छोड़ देते हैं, आप, मुझे नहीं लगता आप उसको दोबारा देखेंगे। तो जो टाइम है, आप 1 घंटे क्लास कर रहे हैं, 1 घंटे के पूरे समय में फुल टाइम अपना मन और माइंड अपना बिल्कुल क्लास के ऊपर रखें। ठीक है, 24 घंटे में 1 घंटे नहीं पढ़ सकते। मैं तो आपको 10 घंटे क्लास नहीं करा रहा। ठीक है, यूपीएससी थोड़ा ना क्लियर करना है, केवल 1 घंटा आप पढ़ लीजिए, उसके बाद 1 घंटा क्लास कर लीजिए, 1 घंटा बाद में आप पढ़ लीजिए, फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
ठीक है, अपना रिवीजन और अपनी तैयारी करते रहिए। और बाकी जो मैंने आपसे कहा है, जो भी क्लास चल रही है उसका रिवीजन के साथ साथ उसके नोट्स भी आई थिंक क्लास के साथ साथ आप बना रहे होंगे। तो किसी ने नोट्स बनाए हैं तो आप कोई नोट्स का जो डेमो मुझे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप पे, या फिर किसी भी तरह से पर्सनली भी, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरी मेहनत करने से कुछ लोगों पे तो असर पड़ा है कि नोट्स भी प्रॉपर बना रहे हैं। 1-2 लोगों ने कहा था कि नोट्स बना रहे हैं, 2 लोगों ने मुझे कहा है अभी, 2 या 3 लोगों ने, लेकिन डेमो किसी ने नहीं दिखाया अभी। मुझे भी तो देखनी है आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। तो चलिए ठीक है, आप भेज देंगे। मिलते हैं कल टेस्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।